जब भी किसी भी तरीके के रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो आपके घर पे, आपके भाई-बहन, फैमिली, सिग्निफिकेंट अदर किसी के भी साथ हो, या फिर ठीक उसी तरीके का रिलेशन आपका ऑफ़िस में है जो कि पर्सनल नहीं है इन नेचर, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर 2 और मोर पीपल इन्वॉल्व्ड, चाहे आपकी टीम के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, डाउनलाइन के साथ हो, सबऑर्डिनेट्स आपके हैं या आपके सीनियर्स हैं, तो वहाँ पर भी एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है ही इन्वॉल्व्ड। और जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा ह्यूमन्स इन्वॉल्व्ड हैं, वहाँ पर एब्सोल्यूटली नेसेसरी हो जाता है कुछ ग्रीन और कुछ रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना। जैसा तुमने कहा कि काम करते हैं और महीने के एंड में सैलरी आ जाती है। लेकिन उस 1 महीने, उस एक जगह पर जाके उन चंद लोगों के साथ जो आप काम करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना। वर्क प्लेस पे जब आप काम करते हैं, तो कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ एम्बर या ऑरेंज फ्लैग्स कह सकते हैं उसको। बेसिकली कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत नेगोशिएबल हैं और कौन-सी हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं कुछ 4-6 आपको रेड फ्लैग्स बता रहा हूँ। पहला जो है सबसे अहम जो मैं मानता हूँ, स्पेशली आज के दौर में, वो है क्या आप ओवरबर्डन्ड हैं? क्या आप बर्न्ट आउट हैं? नॉर्मली क्या होता है वर्क एनवायरनमेंट में, स्पेशली अगर आप एक हाई परफॉर्मिंग टीम में काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट जो हैं वो हाई विजिबिलिटी क्लाइंट हैं, आपका काम जो है, प्रोजेक्ट जो हैं, उसके ऊपर बहुत सारा स्टेक जो है कंपनी का वो लाई करता है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा काम होता है एंड आपको इन्वॉल्व भी उस तरह से किया जाता है, उस लेवल पे किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है और आप अपना 100% से भी ज़्यादा उसमें दे रहे हो। तो अगर आप ओवरबर्डन्ड हैं, अगर आप बर्न्ट आउट हैं, अगर आपको वीकेंड पे काम कराया जा रहा है, अगर आपको वीकडेज़ में भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे तक स्ट्रेच कराए जा रहे हैं आपके आवर्स, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्या ये कभी-कभार हो रहा है? अगर ये कभी-कभार हो रहा है, साल 6 महीने में 1 बार ऐसा कोई आपका प्रोजेक्ट था, डिलिवरेबल था, जिसमें आपको अबव एंड बियॉन्ड जाके वो डिलिवरेबल को एन्श्योर करना था, ठीक है? वहाँ पर जैसा मैंने कहा ये नेगोशिएबल है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करें, जहाँ पर आप दिखा सकें कि आपने अबव एंड बियॉन्ड जाके परफ़ॉर्म किया था। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ओके हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी ओके विथ दिस। अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने कहा कि अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ये एक पैटर्न है आपकी टीम में या आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में एज़ अ होल, आपको अपने जो भी वन अप हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी आपकी टीम के लीडर हैं, उनसे एक मीटिंग सेटअप करके और एक्सपेक्टेशंस को सही सेट करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है जब आप यंग होते हैं, जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होते हैं, आप जाते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, एक्साइटेड भी होते हैं काम करने के लिए और वो लाज़मी भी है, होना भी चाहिए। वहाँ पर आपके पास थोड़ा लीवे होता है, क्योंकि आप सिंगल हैं या एटलीस्ट यू डोंट हैव अ फैमिली टू गो बैक टू, और इवन इफ यू हैव अ फैमिली टू गो बैक टू, दे विल अंडरस्टैंड इट एंड सो ऑन, राइट? तो इनिशियली ये चीज़ तो फिर भी एक्सेप्टेबल है कहीं तक। लेकिन अगर आपकी एक फैमिली है, उसके साथ आप रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 6:30 7 पीएम घर पे देखना, वहाँ पर अगर आपको ओवरवर्क फ़ील हो रहा है ऑफ़िस में, तो ये एक रेड फ्लैग है जिसके लिए आपको अपने मैनेजर के साथ एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर आप अबव एंड बियॉन्ड जा सकते हैं, और अगर आप वहाँ अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं अपने काम में, अपने एफर्ट्स में, तो उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेटरी अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। कई लोग वीकेंड्स पे अगर काम करते हैं किसी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो फॉलोइंग वीक में या फॉलोइंग 2 वीक्स के अंदर उनको कॉम्प ऑफ दिया जाता है, कॉम्पेंसेटरी ऑफ दिया जाता है, इन लिeu ऑफ द सैटरडेज़, संडेज़ दैट दे हैव वर्क एंड सो ऑन, या अगर किसी छुट्टी के दिन काम किया है तो। तो क्या वो वहाँ पर है? क्या किसी तरीके के रिवॉर्ड्स, दूसरे तरीके के इंसेंटिव्स प्लेस में हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, तो वो ज़रूरी है। लेकिन अगर ये सब नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा एक और रेड फ्लैग होता है जो कम से कम मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ, अपने करियर में रहा हूँ, अपनी टीम्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा कीन रहा हूँ ये एंश्योर करने के लिए कि हर एम्प्लॉयी के पास एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस रोल में निभाने के बाद जिसमें वो हायर हुआ है या हुई है, क्या कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ हैं। क्योंकि अगर आप एक ही काम को 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अनलेस दैट इज़ एन ऑप्शन दैट यू चूज़ फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको एक्चुअली ग्रो नहीं करना फॉर रीज़न्स बेस्ट नोन टू देम, एंड
इसमें कोई जजमेंट नहीं है, मतलब किसी की कुछ और प्रायोरिटी हो सकती है, एंड यू नो माय माय ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट। बट अगर आप ऐसे हैं जो करियर में ग्रो करना चाहते हैं, रैंक्स चढ़ना चाहते हैं, उस लीडरशिप लैडर को चढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपस्किल करें। अब अपस्किल या तो आप बाहर जाकर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, अपने पर्सनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेशन आपने किया, कोई कोर्सेज लिए, या फिर अंदर करेंगे। तो एक रेड फ्लैग जो है वो ये है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां पर इंटरनली किसी तरीके की अपस्किलिंग नहीं हो रही है या डेवलपमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको देखना यह है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, क्या उसने पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में आपके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है? क्या कोई ट्रेनिंग इनेबल की है जिससे आप किसी और स्किल पे काम करके उसको ऐड ऑन कर सकें अपने इक्वेवर में? क्या कोई ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप परसू करके इसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं? तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा अपने मैनेजर से, अपने लीडर से बात कीजिए, और अगर उसके कहने के बाद भी वो नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमीडिएटली बजट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर एक टीम में 15 लोग हैं, अब 15 के 15 बोलें कि हमें ये सारी सर्टिफिकेशंस करनी है, ये कोर्सेज़ करने हैं और आप हमारे लिए इनेबल कराइए, तो वो ज़ाहिर है नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको अपना बेस परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ेगी इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स और अ ईयर और व्हाट हैव यू, एंड देन उसके बेसिस पे आपको वो एक अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी। उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन होल्ड योर मैनेजर अकाउंटेबल टू दैट। बी वेरी स्पेसिफिक इन योर कम्युनिकेशन दैट आई डू नीड दीज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। और अगर वो नहीं होती हैं तो एक रेड फ्लैग। एक और रेड फ्लैग है जो मैं काफ़ी बात करता हूँ जिसके बारे में, वो है फेवरेटिज्म या फिर किसी भी और तरीके की पॉलिटिक्स इन अ वर्क एनवायरनमेंट। अब फेवरेटिज्म जो है वो बड़ा स्लिपरी स्लोप होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक बेनिफिशियरी होते हैं फेवरेटिज्म। डू यू नो व्हाट आई मीन? सो बेसिकली अगर वो फेवरेटिज्म आपके फेवर में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इन द टीम, तो आपको बहुत हंकी डोरी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार ये तो अच्छी चीज हो रही है मेरे लिए, है ना? जहां पर सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आपको दी जा रही हैं, या फिर सारे प्रमोशंस आपको दिए जा रहे हैं, आपकी ही वाहवाही हो रही है। तो कई बार तो ओपनली वो चीज दिखती है और कई बार वो हिडन तरीके से लोगों को दिखता है, लेकिन ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। इसीलिए मैं इसको रेड फ्लैग की कैटेगरी में डालता हूं, बिकॉज अगर वो आपके लिए भी हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए वो एक कल्चर है उस टीम का या उस ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द मैनेजर, और वो आज आप उसके फेवरेट हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसको आपसे मिल रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, नंबर्स हो, प्रोडक्टिविटी हो, एंड सो ऑन। लेकिन कल जब वो चीज नहीं रहेगी तो उसका कोई और फेवरेट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हेन इट विल बैकफायर यू। तो बहुत जरूरी है कि फेवरेटिज्म को एज अ कल्चर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये एक रेड फ्लैग है। और अगर वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो सही समय देखकर आप उस टीम को कम से कम, इफ नॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन को, क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, कंप्लेन बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा है जहां पर पॉलिटिक्स को एनकरेज किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहां पर वो अगली सिनेरियो में एंड होने वाला है, जिसके एंड पे भी आप पाएंगे कि आपको बाय चॉइस या बाय फोर्स जाना ही पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो बेहतर यही है कि रादर देन गेटिंग इनटू एन अगली डिस्कशन, आप वहां से निकल जाइए। हाँ, अपने राइट्स के लिए लड़ना मैं जरूर सपोर्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं कई बार बोलता हूँ दैट इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू कम एंड स्टैंड फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि आप उस बैटल को जीत सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मैनेजर्स और उनके हायर मैनेजर्स एंड अपर लीडरशिप काफ़ी फॉर्मिडेबल होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है, उनको विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और उनकी से भी ज़्यादा होती है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, एज कंपेयर टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। तो अगर आप फिर उस तरीके का एक बैटल उनके साथ पिक कर रहे हैं, तो ये आपको सारी सराउंडिंग्स मालूम होनी चाहिए। आपको सारे दाव पेच पता होने चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ से मैनूवर कर सकता हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, यू वुड रादर वांट टू चूज पीस ऑफ माइंड ओवर, आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, आप वहाँ ये सब करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये करके आप खुद भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पड़ जाएंगे, एंड दैट विल डिफीट द पर्पस, क्योंकि जिस चीज को आप अवॉइड करने वाले थे, अब आप उसी को खुद एनकरेज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक रेड फ्लैग है। सिमिलरली एक और रेड फ्लैग होता है ऐसा ही, जो होता है गॉसिप कल्चर।
अब गॉसिप कल्चर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स करने में लगे रहते हैं, उनकी बुराइयां, किसी का पैर खींचना, मतलब वहां पर आप काम करने जा रहे हैं, तो आपका प्राइमरी मोटिव अपने दिए गए काम को पूरा करना है और ये इंश्योर करना है कि माहौल कंड्यूसिव बने बाकी लोगों के लिए भी काम कर पाने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और वहां पर सिर्फ गॉसिप्स चल रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो ग्रुप्स हैं जो गॉसिप्स कर रहे हैं और उनसे आपको दूर रहना है, नंबर वन। सेकेंड, अगेन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो इन चीजों को डिस्करेज करता है, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए सही अथॉरिटीज में, एचआर में, अपने मैनेजर को एंड सो ऑन। लेकिन अगर कल्चर ही ऐसा है जहां पर इन चीजों के इधर कंडोन कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, या दे डोंट गिव टू मच वैल्यू टू ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक रेड फ्लैग। अच्छा, एक और रेड फ्लैग है, जो फीडबैक के नाम पर एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है, क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर आपको आपकी हर एक चीज पे, हर एक काम पे, है ना, हर ईमेल पे, हर कम्युनिकेशन पे अगर आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है और उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो वो फीडबैक नहीं है, वो एक क्रिटिसिज्म है। और वो एक कांस्टेंट तौर पर होने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई किसी तरीके का पर्सनल वेंडेटा है या अदरवाइज कोई और रीजन है उसका, क्योंकि ये एक हेल्दी फीडबैक नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है। तो फीडबैक और क्रिटिसिज्म के बीच में का डिफरेंशिएटर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कांस्टेंट फीडबैक अगर आपको दिया जाता है टाइम टाइम पे और उसके बाद आपको लीवे दी जाती है उस पर काम करने के लिए, तो वो तो जरूरी भी है आपकी ग्रोथ के लिए और उसको आप एंजॉय भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन हर पॉइंट पे आपको नैग किया जा रहा है, तो वो ना ही आप अप्रिशिएट करेंगे और ना ही करना भी चाहिए। बिल्कुल एक एक चीज में निटिग्रिटीज पे जाके और आपको अगर कॉल आउट किया जाता है, तो दैट इज समथिंग जो एक रेड फ्लैग है, जहां पर आपको अपने लिए एक सही डिसीजन फिर लेना चाहिए। अ, एक और रेड फ्लैग के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है माइक्रो मैनेजमेंट। अब माइक्रो मैनेजर कौन होता है? माइक्रो मैनेजर होता है जो आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि मैंने तुमको एक टास्क के लिए हायर किया है, और हायर भी इसीलिए किया है इन मोस्ट केसेस क्योंकि तुम उस तरीके का काम कर चुके हो, तभी तो तुमको हायर किया है मैंने। तो अब जब तुम उस काम में स्किलफुल हो, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुमको एक फ्री हैंड दूं वो काम करने का, इन योर ओन स्टाइल, वर्क स्टाइल? लेकिन अगर मैं हर एक कदम पे तुम्हारी चीजों को मॉनिटर करने लगूं, तो वो चोक कर देगा तुम। एक कॉलीग था मेरा, वो दूसरे डिपार्टमेंट में था, तो उसकी जो मैनेजर थी वो यूएस में बेस्ड थी, तो वो इवनिंग आवर्स में काम किया करता था यहाँ से, इंडिया से। और उसकी मैनेजर का एक इंस्ट्रक्शन था उसको कि जैसे ही वो लॉग इन करेगा, आज के दिन आया और उसने लॉग इन किया, पहला काम उसको ये करना है कि अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देनी है अपने मैनेजर के साथ, और जब तक वो लॉग आउट करेगा तब तक वो स्क्रीन शेयर ऑन रहना चाहिए। तुम समझ रहे हो मतलब कितना चोकिंग ये हो सकता है किसी के लिए कि आप आइए और स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब आप 8 घंटा 9 घंटा जितनी भी देर काम कर रहे हैं और उसमें जितनी देर ब्रेक ले रहे हैं, क्या है, मतलब सारी चीजें वो मॉनिटर वहां पर हो रही हैं। ये माइक्रो मैनेजमेंट का प्राइम एग्जाम्पल है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक और चीज होती है, इससे मुझे याद आया, टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपके लॉग इन लॉग आउट का टाइम तो आएगा ही, उसके अलावा कितना आपने ब्रेक लिया वो भी आपको पंच इन करना होगा। तो नॉर्मली कॉल सेंटर्स जो होते हैं या उस तरीके के आउटसोर्स प्रोसेसेस जो होते हैं, वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं आज भी, बिलीव इट और नॉट। तो उसमें क्या होता है कि एक एक सेकंड आपका मॉनिटरिंग है, चाहे आपका मैनेजर सामने बैठा है, चाहे आपका मैनेजर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है या बैठी है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है। तो फ्रीडम खत्म हो गई। आदमी की काम करने की जो क्षमता है वो आती है उसकी क्रिएटिविटी से। प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का फंक्शन है। आपने वो बिल्कुल किल कर दी, क्योंकि जैसा तुमने बताया, आप अगर सर पे ही खड़े रहेंगे मेरे, तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? तो अगर माइक्रो मैनेजमेंट आपकी कंपनी का कल्चर है, तो प्लीज ऐसे कल्चर में आप काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये नॉर्मल लगता है, इतने साल से आप ऐसे ही एक कल्चर में काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि काम करने का असली मजा क्या है। ये तो मतलब आई विल गो एज फार एज सेइंग दैट दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्लेवरी।
तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग और होता है। तो इसी तरीके के छोटे-मोटे कई सारे और रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन हाँ, ये प्राइमरी रेड फ्लैग्स हैं जो अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में है या इनमें से मल्टीपल रेड फ्लैग्स हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट वेदर यू आर एट द राइट प्लेस और नॉट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आज के परिप्रेक्ष्य में कंटेम्परेरी सिनेरियो ये है, स्पेशली पोस्ट कोविड, जहाँ पर मेंटल वेल-बीइंग जो है वो लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बना ली है। एम्प्लॉइज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशंस अब ये समझ रही हैं more than ever before that mental well-being is the topmost concern of employees and so should it be their concern. अपने एम्प्लॉयज को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जहां पर वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट होने के साथ साथ, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपको किसी भी प्राइवेट जॉब में जब आप काम करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप बिना हार्ड वर्क के सक्सेसफुल तो वहां नहीं हो सकते अनलेस के फेवरेटिज्म चल रहा हो, जैसा मैंने बताया, विच इन इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। लेकिन जेन्युइन तरीके से मेरिट के बेसिस पे अगर आपको सक्सीड होना है, ग्रो करना है, अच्छी रैंक्स पे पहुंचना है, अच्छी सैलरीज ड्रॉ करनी है, हाई पेइंग जॉब्स जिसको कहते हैं, आपको अगर वो उस लेवल तक पहुंचना है तो उसके लिए हार्ड वर्क तो जरूरी है। साथ साथ उसके प्राइवेट जॉब्स एक बिजनेस ही तो है यार, अल्टीमेटली कोई चैरिटी तो नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए फॉर एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस कि वो मेंटल वेलबींग के कॉस्ट पे अपनी प्रोडक्टिविटी इंश्योर करें। तो पहला ग्रीन फ्लैग जो मैं देखता हूं ऑर्गेनाइजेशंस में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, वो है कि मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जहां पर उनके लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी टीम्स की मेंटल वेलबींग के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? तो उनको मेंटल हेल्थ लीव्स दी जाती हैं फॉर एग्जांपल, और अगर ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यू शुड सर्टेनली कंटिन्यू टू बी देयर। तो एक और ग्रीन फ्लैग जो है वो है ओपन कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंटली, ओपनली आप अपनी टीम्स के साथ जो भी अपडेट्स हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड या और दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड बिजनेस के, वो अपनी टीम्स को बराबर बता रहे हैं, तो वो एक अच्छा साइन मैं मानता हूँ, एक ग्रीन फ्लैग मैं मानता हूँ। इसके अलावा कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, और मैं पर्सनली उसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि आप अगर काम करने जाते हैं तो साइलोस में काम मत कीजिए। उससे आप कभी भी एक टाइम बाउंड और इफेक्टिव रिजल्ट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अगर वो आपको करना है, इट टेक्स अ विलेज जैसे हम कहते हैं। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है अपनी टीम की, तो उनको यूटिलाइज करना उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक, उसके लिए जरूरी है कि कोलैबोरेशन हो। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग मैं मानता हूँ। अपनी टीम्स में जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास ना ग्लोबल टीम्स थी, इंडिया में भी थी, फिलीपींस में थी, यूएस में थी। तो सबके कल्चर्स देखो अलग है और सबका काम करने का तरीका भी अलग है, लेकिन क्योंकि वो एक ही टीम के एक्सटेंशन हैं ये सारे रीजन्स, तो कंपैरिजन तो इट इज बाउंड टू कम। तो वहां पर ये होता था कि फिलीपींस में जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन टीम मेंबर्स लेड बैक हैं, और they are also doing the same thing, they are also getting the same benefits out of the program। इंडिया वाले कह रहे हैं हम हार्ड वर्क करते हैं, और यूएस वाले तो 5 बजे ही अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं एंड सो ऑन। तो वहां पर एक डिसएंगेजमेंट था। तो जरूरी था इन सबको साथ में लाना और एक स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग एस्टैब्लिश करना, जिसके लिए एक एसओपी फिर मैंने डिजाइन किया और उसके ऊपर सब लोगों ने काम किया। तो आपके डेमोग्राफिक्स और आपके कल्चरल डिफरेंसेस वुड रिमेन। आप अपने कल्चर को चेंज नहीं कर सकते, आपकी कंट्री का जो कल्चर है या जो आपके काम करने का स्टाइल है, लेकिन वर्क फ्लोस की जहां तक बात है, उस पे एक कमिटमेंट यूनानिमसली आप ले सकते हैं, और वो फिर हमने एस्टैब्लिश किया। तो अगेन कोलैबोरेशन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड लुक फॉर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैंने कहा, आपको आपका जो इमीडिएट मैनेजर है, क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो टाइमली आपको दे रहे हैं? अपस्किलिंग की हो सकती हैं, या एडिशनल टास्क आपको दे रहे हैं वो हो सकती हैं, जिनको आप करके अपनी रैंक्स में आगे बढ़ रहे हैं अपने कॉर्पोरेट में। तो ये एक और ग्रीन फ्लैग है जो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर रहना चाहिए। ब्रॉडर लेवल पे मोस्टली रेड फ्लैग्स तो वही रहते हैं, लेकिन हाँ, स्पेशली आफ्टर कोविड हुआ क्या कि वर्क फ्रॉम होम हो गया इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उससे क्या हुआ कि टीम्स जो हैं वो आइसोलेटेड बेसिस पे काम करने लगे। अभी हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, अब कोलैबोरेशन अगर हो भी रहा है तो वो वर्चुअल है, साथ में तो आप बैठ के काम नहीं कर रहे।
सो द काइंड ऑफ सिनर्जी दैट यू कुड एस्टैब्लिश वर्किंग अंडर वन रूफ, वो अब नहीं रही। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस इनेबल करें अपने लीडर्स को और मैनेजर्स को कि वो अपनी टीम्स के साथ एक रेगुलर चेक इन ज़रूर रखें। चाहे वो वर्चुअल ही है, वीडियो कॉल पे रखें, चाहे कम से कम फेस, एक तो कम से कम देख के बात हो रही है ना, एज अपोज टू कि आपने बस एक फ़ोन कॉल कर लिया कभी 1 क्वार्टर में 1 बार, 3 महीने में 1 बार। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप रेगुलर चेक-इन्स करें और अगेन जो मैंने अभी बताया, कम्युनिकेशन बराबर रखनी है। ओवर कम्युनिकेट नहीं करना, अंडर कम्युनिकेट नहीं करना, लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर करना है। क्या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं वर्चुअल बेसिस पे, अगर सबको ऑफ़िस में नहीं ला पा रहे हैं महीने में 1 बार भी तो? क्या ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं किसी एक फ्राइडे को या किसी और दिन को जिस दिन काम का लोड जो है वो कम है, जिससे कि एंगेजमेंट हो, बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है, बिल्कुल बस काम-काम, तो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो ये हमने सुना ही है बचपन से, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता है, ठीक है? और ज़रूरी हो गया है कि मेंटल हेल्थ लीव्स जिसके बारे में मैंने पहले बताया, वो स्पेशली अगर आपकी टीम्स रिमोट हैं, तो उनको दिया जाए। क्योंकि जब ये शुरू हुआ ना सब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, तो उस समय लगता था कि अब तो बड़ा मज़ा आएगा, घर पे बैठ के काम करना है। बट सून इनफ पीपल रियलाइज्ड कि घर पे बैठ के काम करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ अपोज़्ड टू ऑफ़िस में काम करना। क्योंकि आपका जो वर्किंग आवर्स है ना, वो कहीं न कहीं ब्लर हो जाती हैं लाइन्स आपके फैमिली टाइम में, ठीक है? कई लोगों के पास तो ज़्यादा हो जाती है, कई लोगों के पास होम ऑफिसेज़ भी नहीं है। तो बेडरूम में ही बैठ के काम कर रहे हैं, तो अलग-अलग तरीके के डिस्टर्बेंसेस हैं, मेड्स हैं, बच्चे हैं, कुछ और आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, कुछ हो गया। जब आप ऑफिस में हैं, तो आप घर पे नहीं हैं, तो यू आर नॉट एक्जिस्टिंग देयर इन दैट मोमेंट। लेकिन जब आप घर पे हैं, तो हर चीज़ को आपको अटेंड करना है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मेंटल हेल्थ जो है, हमने देखा कि कई लोगों की टॉस पे चली गई। उनको पता ही नहीं था। फॉर देम टू इवन कॉम्प्रिहेंड दिस सिचुएशन, उनको लग गया बहुत बहुत लंबा समय। और जब तक उन्हें समझ में आया कि ये नहीं मैनेज हो पा रहा है, तब तक मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई। तो ऐसे टाइम पे, और वो आज भी है चैलेंज, ठीक है? स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ लीव जो है वो मैनेजर्स कम से कम, जैसा मैंने तुमको पहले बताया, ज़रूर अपनी टीम्स को समय-समय पर देते रहें। नहीं, देखो, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है मेंटल हेल्थ लीव्स की, या कम से कम मैं आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे, शायद होती भी होगी। ज़्यादा करके ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी सिक लीव की होती है, तो सिक लीव तो आप लेते हैं। इस पे मैं तुमको एक फ़नी वो बताता हूँ, मैं अपनी टीम्स को बोला करता था, यू कैन कॉल इन सिक इफ यू आर सिक, बट अगर आप सिक नहीं है और फिर भी लीव लेनी है, प्लीज़ कॉल इन सिक एंड टायर्ड। मतलब आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्क एंड आई जस्ट वांट टू लीव। तो आप वो 1 लीव, 2 लीव, जितनी भी लीव्स हैं, वो आप ले लीजिए। बस एक प्लान ज़रूर लगाइए। जैसा मैंने बताया कि टीम कोलैबोरेटिव मैनर में अगर आपने टीम सेट करी है एज़ अ लीडर, तो वो काम का जो बर्डन है वो लोग सँभाल लेंगे बाकी। तो एज़ अ टीम प्लेयर आपको कैसे काम करना है, टीम कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है? टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अपने आप में एक पॉडकास्ट है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिक एंड टायर्ड हैं किसी भी वजह से, तो वो मैनेजर को या उस मैनेजमेंट को उस कंपनी में इनेबल करना चाहिए लोगों को, वो उनका एक स्पेस देने के लिए। मैं उसमें मेंटल हेल्थ लीव की बात कर रहा था। एक ऑर्गेनाइजेशन में रेड फ्लैग्स होते क्यों हैं? ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो तो मतलब बहुत कम रिस्पॉन्सिबल हैं किसी रेड फ्लैग के लिए। अगर उनको मिडल मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट से शह नहीं मिल रही है या एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेड फ्लैग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है या गॉसिप है, तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खराब हो ही नहीं सकता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी और गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी मैनेजर्स या मिडिल मैनेजमेंट ही, अपर मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाए इन चीज़ों के लिए। और वो मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बहुत इम्पेरेटिव हैं एक तरह से लीडर्स के लिए। पहली है एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन। मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी एज़ अ लीडर, क्योंकि आप ऑन द ग्राउंड काम नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन आर्म आप नहीं है, ठीक है ना? तो आपको एंश्योर करना है कि आपकी एग्जीक्यूशन आर्म जो है, वो प्रोडक्टिवली काम कर रही है। तो वहाँ पर क्या वो खुश हैं? जैसा मैंने कहा
सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी विदाउट एनी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस बेकार है, जीरो है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं, वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज करके सर्वेज होते हैं, उनके रिजल्ट्स पे डायरेक्टली मैनेजर्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, लीडर्स को। सिमिलरली एम्प्लॉय रिटेंशन एक और मेट्रिक होती है। मतलब आपकी लीडरशिप में जो भी आपकी टीम्स थी या आपकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, कितने लोग रिटेन हुए और कितने लोगों ने छोड़ दिया। कई टीम्स तो ऐसी हैं जहां पर मैं खुद पर्सनली जानता हूं, इट वाज अ रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर एक जागन है, कॉर्पोरेट का मम्बो जम्बो है थोड़ा सा, विच मीन्स लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो इट्स अ रिवॉल्विंग डोर, है ना। तो क्या आपकी टीम में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में सिर्फ यही चल रहा है, रिटेंशन है ही नहीं कोई? तो वो एक मैट्रिक है जहां पर लीडर्स को डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ठीक है, फिर प्रोडक्टिविटी, चलो ये रिटेन तो हो गए, लेकिन क्या स्लैक चल रहा है उस कंपनी में या टीम में, या वो प्रोडक्टिव हैं, परफॉर्म कर रहे हैं? तो वो फिर तीसरी एक मैट्रिक है जिसमें मैं मानता हूं कि मैनेजर्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लीडर की, वो है अकाउंटेबिलिटी आगे पास ऑन करना। मतलब आप एक लीडर हैं तो आपको लोगों को क्योंकि काम कराना है, तो वो जैसा अपर मैनेजमेंट आपसे करा रहा है वैसे ही आपको भी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्रोडक्टिविटी भी हो। तो इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इसमें लीडर्स को एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए बिटवीन ऑटोनॉमी ऑफ वर्क एंड अकाउंटेबिलिटी। कितना आप लोगों को फ्री हैंड देते हैं और कितना उनसे जवाबदेही लेते हैं, इसके बीच में एक राइट बैलेंस स्ट्राइक जो लीडर कर पाता है वो सही मायने में लीडर है। ठीक है ना। अब आप जब अकाउंटेबिलिटी लोगों को दे रहे हैं तो वहां पर आता है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आप दूसरे लोगों को अपनी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे हैं। डेलीगेशन से उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नए नए रोल्स पे, नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करके खुद को प्रूव करने की और ग्रो होने की, विच इज अगेन अ ग्रीन फ्लैग। इससे आपके दो फायदे हैं एज ए लीडर। पहला, आपने अपना काम भी करा लिया, अपना वर्कलोड कम कर दिया, और दूसरा, आपकी सक्सेशन प्लानिंग भी इंश्योर हो गई। सक्सेशन प्लानिंग का सिंपल मतलब है, जैसे सक्सेसर होता है ना, तो आपको अपनी टीम में जब आप ग्रो होंगे, हु इज गोइंग टू फिल योर शूज, आपकी सीट पर कौन बैठेगा, तो वो सक्सेशन आपको प्लान करना है। आप अगर एक मैनेजर हैं, टीम मैनेजर हैं, अब आप डायरेक्टर बन रहे हैं कल को, तो वो मैनेजर की कुर्सी पे कौन आएगा? तो उसको आपकी आपकी ही टीम में से आना चाहिए आइडियली, रादर देन कि आप बाहर जाके हायर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप अपने सक्सेशन प्लानिंग पे काम करते हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं, तो मैं अपनी टीम में बोला करता हूँ, डेलीगेट एंड एलिवेट। आप डेलीगेट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एलिवेट हो जाइए, और अपनी टीम को भी एलिवेट कीजिए। ऑटोनॉमी जो मैंने दूसरा बताया अलॉन्ग विद अकाउंटेबिलिटी, उसमें क्या है, आपको ट्रस्ट के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली आई लाइक टू ऑपरेट ऑफ ऑफ ट्रस्ट रादर देन ऑन कंट्रोल, बिकॉज मेरे लिए ट्रस्ट कम्स मच चीपर देन कंट्रोल। कंट्रोल की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो आपको इवेंचुअली पे करनी पड़ती है। तो वो एक अलग किसी और दिन के लिए डिस्कशन है बिटवीन ट्रस्ट एंड कंट्रोल। बट हाँ, जब लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो वहां पे ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, लोगों की रिस्क एपेटाइट बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि लोग रिस्क ले और आप ब्लेम लें। इफ एनीथिंग वाज टू गो रॉन्ग, यू शुड बी द वन हु शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द ब्लेम एज अ लीडर। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है लीडर्स के लिए। देखो, हर इंसान कॉर्पोरेट में ग्रो होने के लिए नहीं आता। अगर मेरी टीम में 15 लोग हैं और 15 के 15 को ग्रो होना है, तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है। या अगर ग्रो होना भी है तो एक पेस पे ग्रो नहीं होना है। कोई चाहता है कि मैं अगले 6 महीने में ही अपना नेक्स्ट रोल ले लूं, कोई चाहता है कि मैं 2 साल तक काम करूं, पहले इसमें निपुण हो जाऊं मैं। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि अगर आप एक छोटे शहर में हैं, अगर आप एक सर्टेन कंपनी में काम करते हैं, अगर आप वहां बंद के रहना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द आपने एक पेरीफेरी ड्रॉ कर ली है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कहीं अगर आपको ग्रो करना है, सक्सेस पानी है, मैंने पहले भी कहा था, कॉर्पोरेट्स में इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ डील टू क्रैक दैट कॉर्पोरेट कोड, जहां पर आप एक हाई पेइंग जॉब एस्टैब्लिश कर पाते हैं या रीच कर पाते हैं वहां तक, उस लेवल तक। और वो आसान नहीं होने वाला है। ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
तो ये बिल्कुल वैसे ही है जहां पर आप यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू स्लॉग फॉर यू टू बी एबल टू रीच दैट लेवल। दूसरा इसका पहलू ये है कि आप अपने आप को एक कंपनी का बंदा अगर देखते हैं तो ये एक लिमिटेड सोच है। आपको अपने आप को इंडस्ट्री का बंदा देखना चाहिए। फर्क क्या है, आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में है, उसमें और कौन कौन सी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने थॉट लीडरशिप में क्या कुछ किया है, क्या आप उस कम्युनिटी को एज अ होल कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपकी कंपनी आपको नहीं रोकती है, आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, वहां पर कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूट कीजिए जो आपकी पूरी इंडस्ट्री को या कम्युनिटी को हेल्प करने वाला है। आपकी वहां से विजिबिलिटी होती है, इसको पर्सनल ब्रांडिंग भी कहा जाता है। आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाइए और एवेन्यूज को खोलिए। खुद को और अपनी मेंटालिटी को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो अपने भविष्य के कम से कम कॉर्पोरेट लाइफ की जहां तक बात है वो आप जिम्मेदार हैं। फिर बहुत अच्छा सवाल है, इनफैक्ट हमने मिस कर दिया इसका रेलेवेंस बताना। शायद ये अच्छा सवाल जिन्होंने भी पूछा है, क्योंकि इस एपिसोड का मतलब ये नहीं है कि जिन रेड फ्लैग्स की हमने बात करी है अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं तो कल सुबह जाके आप रिजाइन कर दीजिए, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अच्छे रिश्ते की परख बुरे समय में होती है, अच्छे रिश्ते की परख अच्छे समय में नहीं होती है। ठीक उसी तरह जब आप वर्कप्लेस पे जहां पर जा रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आज मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अगेंस्ट चल रही हैं एम्प्लॉइज के। बहुत बुरा समय चल रहा है अगर ऐसे देखें तो, रिसेशन से लेके और ले ऑफ से लेके जो ब्रूटैलिटी एक तरह से चल रही है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असली परख है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं रेड फ्लैग्स अभी, लेकिन एक्ट नेसेसरीली इमीडिएटली नहीं करना जब तक कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही है, इससे बेहतर। लेकिन इनको भूलना नहीं है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये असली कैरेक्टर जो है ना वो इसी समय सामने आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इनको देखिए और समझिए और सही टाइम आने पर आप अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, आई एम श्योर वी आर एबल टू क्लैरिफाई। So that's it for the video. I hope you find some value today in this discussion talking about the workplace red flags and green flags. What has your experience been with the red flags and green flags? What is that you particularly look for as green flags in any organization that you work for, as much as also the red flags? Talk to us about that. Use the comment section below. I usually try to answer all the comments, which in this case also I would love to get back to you. If you think there are any other related topics about leadership that you would like me to cover, please feel free to suggest those in the comments as well. Please ensure that you are following me on all these social media links and make sure you are subscribed to this YouTube channel as well. I will see you in the next video. Until then, take it easy and always strive to be the learner.